अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो मेरे द्वारा ही शूट किया गया था। ये साकेत नगर की नहीं, एक महिला शूटिंग कर रही है और साथ में उसको जलाया भी था। पिछले मार्च से अप्रैल की बात है और इस तरीके की एक्टिविटी अभी भी चल रही है, क्योंकि मैं वहाँ का निवासी हूँ, रोज़ देखता हूँ। मना करने की भी कोशिश करी लेकिन नहीं। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, इंडिविजुअल जिम्मेदार हैं और हम उसको रोज़ देखें इस तरह की एक्टिविटीज़ में। अब एक ये दूसरा वीडियो है कि जीटी रोड पॉलिटेक्निक इसके पास ये करीब रोज जो गार्बेज है कूड़ा है वो जला दिया है। अब इस तरह से देखते वहाँ जानवर भी खड़े और जाने कितने वाहन निकल रहे हैं और एक ये बोर्ड भी लगा हुआ है। तो क्या ये खूबसूरती प्रकृति की हमारी बरकरार रहेगी? अब आइए हम जब बात करें कि मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 15 दिन पहले का ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ चित्र है जिसमें दो महिलाएं अपने मुंह में मास्क लगाएं। ये विजिटर्स हैं, बाहर के आए हुए लोग हैं। क्या छवि लेके यहाँ से जाएंगे, ये हमें देखना है। तो हमें अपना घर, हमें अपना चाहे दिल्ली हो चाहे कोई शहर हो, कोई गांव हो, उसको साफ सुथरा रखना है। हम दूसरी स्लाइड आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली का राजपथ, इसमें आप देखिए स्मॉग की हालत देखिए। जब स्मोक और फॉग दोनों मिल जाते हैं तो इसको स्मॉग बोलते हैं। इसके साथ ही तमाम केमिकल्स मिल जाते हैं जो इसको जहरीला बना देते हैं। वातावरण बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए और तो और छोड़िए, वृक्षों के लिए ही असहनीय हो जाता है। मैं ये आपको केवल रिमाइंड करा रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। खिड़कियाँ खोलें तो जहरीली हवा आती। हमारे शहर इस तरह के हो गए हैं कि आज हम इसमें दिल्ली है, इसमें पार्टिकुलेट मैटर की बात है, आगरा है, कानपुर है, लखनऊ, गया, पटना, मुजफ्फरनगर, फरीदाबाद, रोहतक, पंचकुला है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की बात करी उन्होंने, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करी है, पार्टिकुलेट मैटर्स की बात करी है। कागज में सिमटे पराली के शोले। पराली मीन्स जैसा मैंने बात करी, एग्री वेस्ट की बात करी, धान का पयार है, गन्ने की खोई है, गन्ने के कटे हुए टुकड़े हैं जो रह जाते हैं, वेस्ट है, पत्तियां हैं, ये जला दिए जाते हैं। ये एक स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब जगह यही हाल है। और नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में समस्या बहुत गंभीर है। जब पराली जलाई जाती है तो आप देख रहे हैं पेट्रोलियम ईंधन के प्रदूषण जैसा होता है गन्ने की पत्ती जलाना। जब हम गन्ने की खोई या गन्ना जब हम जलाते हैं तो सुक्रोज खतरनाक गैसों का स्रोत होता है। इससे एसिड ऊपर आते हैं, वातावरण में शामिल हो जाते हैं और इसके लिए हमारा प्रदूषण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड वार्न करता है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। दूसरी बात, एक बात है, हिंदुस्तान इंडियन बीज के लिए जाना जाता है, हिंदुस्तान का शहद मशहूर है, लेकिन इंडियन बीज आर डाइंग। ये डाउन टू अर्थ मैगजीन की न्यूज़ है जो अभी 1 से 15 नवंबर के बीच आई है। ये करंट इशू की बात है, इंडियन बीज आर डाइंग। तो बीज आर डाइंग तो इसका मतलब है शहद का संकलन नहीं होगा और इसके साथ साथ खेतों की जो हमारी फसल है उसकी एकरेज, उसका पैदावार घटेगी।
क्योंकि परागण नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा बीज द्वारा। ये एक अहम हिस्सा है जो हमारे कीड़े मकोड़े या पक्षी हैं वो क्यों मर रहे हैं? पेस्टिसाइड्स के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा, एग्री केमिकल्स के द्वारा जो स्प्रे किए जाते हैं। याददाश्त का दुश्मन बना वायु प्रदूषण। अब आप ये देख लिए, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी बीमारियां वायु प्रदूषण से हो रही हैं। तो हम कब क्या रहे हैं? जैसे मैंने अभी बात करी, कूड़ा है, गार्बेज है, जला दिया जाता है। ये तो हमारे हाथ में है। ऐसा हम कोई पदार्थ यूज़ ना करें, ऐसा कोई पैकिंग ना यूज़ करें, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे जलाने की नौबत आए। और इसमें कहा गया कि सूक्ष्म चुंबकीय कण मिलते हैं जो पीड़ितों के मस्तिष्क में सूक्ष्म चुंबकीय कण मैग्नेटाइट पाए गए हैं। अल्टीमेटली ये हमारे ब्रेन की जो हमारी मेमोरी है, याददाश्त है, उसको इफेक्ट करते हैं। हवा ही नहीं, जमीन की भी जान जा रही है। अब आप ये देख लीजिए, ये केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स हवा में ही नहीं है, ज़मीन में भी जाते हैं, जिससे हमारी जो ज़मीन की उर्वरता है, ज़मीन का स्वास्थ्य है, बिगड़ता है। कानपुर समेत कई शहर ब्लैक कार्बन की चपेट में। ये 15 दिन पहले की न्यूज़ है। मैं खाली आपको आपकी याददाश्त में वापस ला रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। कार्बन के कण नई दिल्ली में 4 से 15 तक हैं, बनारस में 14.5 हैं, 14.5, आगरा 9.5, कानपुर 7.03, कोलकाता 5.80। इसका सीधे सीधे ये तो कहा गया कि ताज की खूबसूरती बिगाड़ रहा है, दूसरा ब्लैक कार्बन पैदा कर रहा है, और दिल का दौरा पड़ने का खतरा हो रहा है। पर्यावरण पे ये ढेर सारी बातें हैं जो आ रही हैं अनुसंधान के द्वारा, शोध के द्वारा। तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। ये बात है डीडीटी की कि वाटर में 0.0001 है, जू प्लांटन में 0.01 ppm है पार्ट्स पर मिलियन, मिनोज में 0.1 ppm है, नीडल फिश में 1 ppm है, बर्ड्स में 10 ppm। तो आप सोचिए इंसानों में, जानवरों में किस लेवल पे हो। और हम इसका बैन नहीं कर रहे हैं। अभी भी हिंदुस्तान में सब जगह ये बैन है डीडीटी, लेकिन हमारे यहाँ इसको अभी इजाज़त मिली हुई है। हम अपने को देखें कि साउंड का या ध्वनि का स्तर क्या होना चाहिए। मिनिमम थ्रेशोल्ड हेयरिंग 0 पे है। क्वाइट होम, शांत घर में 40 dB है, डेसिबल है। क्वाइट स्ट्रीट में 50 है, और जेट इंजन के 130। तो एक शोर भी, आज लता मंगेशकर का सुरीला स्वर भी शोर में बदल गया है। चाहे नूरजहां हो, चाहे आशा भोसले हों, जब उनको 50,000 वाट के म्यूज़िक में बजाया जाता है तो ये शोर जो है ना, शोर में बदले। सुरीली आवाज़ उनका, जो उनकी तपस्या है, वो शोर में बदल जाती है, कूड़े करकट में बदल जाती है। इस सोचने का 30 करोड़ टन सालाना उत्पादन प्लास्टिक का होता है। अगर हम सामुद्रिक यात्राएं करते हों, शिप से जाते हों, तो तमाम घाटियों में तक, और जहाँ फिनिश हैं, जहाँ खाड़ियाँ हैं, हजारों टन, कई मीटर मोटाई में प्लास्टिक इकट्ठा हो गया। ये किसने इकट्ठा किया? कोई बाहर से तो नहीं आया। हमारी आप सबकी एक्टिविटीज़ ने, हमारी गतिविधियों ने, एक गैर जिम्मेदारा सोच ने, हम समझते हैं कि नॉट इन माई बैकयार्ड, निम्बे एक कंसेप्ट होता है, मैं इससे प्रभावित नहीं हूँ। हम सब सोचते हैं कि मेरे साथ नहीं होगा। ये हम सब इस सोच के साथ जो कार्य कर रहे हैं कि मेरे साथ नहीं होगा, नॉट इन माई बैकयार्ड, अल्टीमेटली वो स्थिति बदल चुकी है। अब ये हमारे सर पे
फॉरगेट अबाउट नॉट मैन इन बैकयार्ड, या मेरे को प्रभावित नहीं है। इस स्तर पे हमारे समस्या आ गई है, प्लास्टिक एक समस्या हो गई है। उसे जला दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, सल्फर ऑक्साइड हो गई, और हजारों तरीके के केमिकल्स हमारी हवा में आके छा जाते हैं। चाहे आप कूड़ा जलाइए, चाहे प्लास्टिक जलाइए, पैकिंग मटेरियल जलाइए, जब ये ऑक्साइड्स ऊपर जाते हैं और बरसात होती है, पानी की बूंदों के साथ एसिड में इसका कन्वर्जन होता है, अम्लीय परिवर्तन होता है हमारे ऊपर, हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर, हमारे मॉन्यूमेंट्स पे, जानवरों पे, पौधों पे, पक्षियों पे। ये जब गिरते हैं तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, एक धीरे धीरे शनै शनै मौत की तरफ, हम मौत की मंजर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी भी सुधरने का वक्त है। ठीक 20 साल, आज से 20 साल पहले एक वक्त था कि हम एक पेड़ लगा सकते थे। ठीक 20 साल, आज एक वक्त आया है कि हम एक पेड़ लगाएं और इस तरीके की गलतियों से बचें। अब भाई, हम कब आत्ममंथन करेंगे? अगर आत्ममंथन करेंगे तो दोबारा गलतियां नहीं होंगी। हमारे पुरखों द्वारा लगाई हुई ये दी हुई विरासत को हम किस हाल में छोड़ जाएंगे अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए? कुछ तो सोचें। 2,69,000 टन कचरा समुद्र की सतह पे बह रहा है। 269,000 टन कचरा समुद्र की तट पे, प्लास्टिक कचरा। 400 करोड़ प्लास्टिक माइक्रोफाइबर प्रति किलोमीटर समुद्र की तह में चला गया है। हालांकि इसके साथ भी एक न्यूज़ है, एक मैकेनिकल शार्क लगाए गए हैं जिससे 1 घंटे में करीबन 500 किलो प्लास्टिक वो कलेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, काम हो रहे हैं, लेकिन वो अपेक्षित रूप से काम नहीं हो रहा है, या इतने कम हैं जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, इतने कम हैं, समुचित उपाय नहीं है। प्रकृति से छेड़छाड़ मौत की वजह। अब आप ये देखिए, इतने लोग 38 लाख दक्षिण पूर्व एशिया में, 35 लाख लोग पश्चिमी प्रशांत में, 22 लाख लोग अफ्रीका में, 14 लाख लोग उत्तर एशिया में, 8.5 लाख लोग पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में। इतने लोग इफेक्ट होते हैं। ये मौत के वैश्विक आंकड़े हैं। अब आप ये देखिए, प्रकृति से छेड़छाड़ ऐसे भारी पड़ती है। घर के अंदर बाहर प्रदूषण, गंदगी, प्रदूषित जल, केमिकल, जैविक तत्व, अल्ट्रावायलेट रेस, ध्वनि प्रदूषण, व्यावसायिक कार्य, कृषि, पेस्टिसाइड, जल का पुनः प्रयोग करना, भवन और सड़क निर्माण, जलवायु परिवर्तन। अब आप ये देखिए, लाखों में मौत देखिए। ये करीबन 23% टोटल जो डेथ्स होती हैं वर्ल्ड वाइड, वो केवल होती हैं प्रकृति के छेड़छाड़ से। स्ट्रोक 25 लाख, हृदय रोग 23 लाख, गैर इरादतन सड़क हादसे 17 लाख, कैंसर 17 लाख, श्वास संबंधी 14 लाख, डायरिया 8.46, श्वास संक्रमण 5.67, नवजात संबंधी 2.70, मलेरिया 2.59, इरादतन सुसाइड 2.46। तो आप ये 2012 के आंकड़े हैं। 2000 इन 4 सालों में हम समझते हैं कि इसमें वृद्धि हुई। तो आखिर हम क्या चाहते हैं? हम तय कर लें, आगे बढ़ना है, पीछे बढ़ना है, पीछे जाना है, आगे जाना है। अगर हम प्रकृति को सही रखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा 1984, ये शायद 22 या 23 दिसंबर की रात थी।
एक ये नवजात शिशु, इसका जन्म भी नहीं हुआ शायद, एक बॉटल में बंद हमें याद दिलाता है मेथिल आइसोसाइनाइड की, उस यूनियन कार्बाइड की, जिसकी वजह से लाखों लोग, हजारों लोग तुरंत मारे गए। आज वो इस स्थिति में हैं कि न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, न देख सकते हैं। उनमें क्रोमोसोम्स में ट्रांसम्यूटेशन हो चुका है। हवा जहरीली हो चुकी है, जमीन जहरीली हो चुकी है, पानी जहरीला हो चुका है। तो हम कैसे लोग हैं? भोपाल के कांड को भूल गए? ये सच्ची श्रद्धांजलि होती अगर हम उन लोगों को देखते हुए कुछ प्रयत्न करते। भोपाल गैस के कांड के पीड़ित लोग हर साल एक बरसी मनाते, हमें याद दिलाते हैं। ये हमारी समय की जिम्मेदारी है। इस कोई भी सरकार, कोई भी प्रदेश सरकार या सेंट्रल सरकार हमारा वातावरण सुरक्षित नहीं कर सकती है अगर हमारी भागीदारी नहीं होगी। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम इस डायरेक्शन में, इस निर्देशन में, इस दिशा में हम सही निर्णय लें और कम से कम दोबारा भोपाल ना हो। ये जो कूड़ा जलाया जाता है, प्लास्टिक जलाया जाता है, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल है, डीजल है, ये जो जलाया जाता है वाहनों में, कोयला जलाया जाता है, लकड़ी जलाई जाती है, उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ा है। आने वाले कल में कृषि की पैदावार घटेगी, डेजर्ट बढ़ेंगे क्योंकि डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। तो हमें संभलने की जरूरत है। अब हम बात कर रहेंगे थोड़ा सा, हम डिटेल में इसके क्लासिफिकेशन में। ए हेल्दी लिविंग एंड कंड्यूसिव environment is required by all living beings, humans, livestock, plants and microorganisms and wildlife. ये इंसान ही नहीं है, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनको सबके एक बैलेंस की जरूरत है। ए फेवरेबल अनपोल्यूटेड एनवायरनमेंट हैज ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। हमारी पृथ्वी में हर चीज में एक तारतम्य है, कंपोजिशन है, अनुपात है। जब ये अनुपात फिजिकल, केमिकल या डिप्लीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, कोई तत्व कम हो जाते हैं, तो इसे प्रदूषण कहा जाता है। कोई चीज़ घटती, कोई चीज़ बढ़ती है, अपनी उस प्राकृतिक अवस्था में, नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स में नहीं रहती है, तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। Substances polluting environments are called pollutants. Environmental pollution can be defined as any undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of any component of an environment. Water, air, soil, which can cause harmful effects on various forms of life and property. हमारे वेदों में हम प्रकृति के उपासक रहे। छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व का बना शरीरा। ये 5 फोर्सेस ऑफ नेचर, इनके 5 देवता, 5 गॉड्स, इससे ज्यादा नहीं। हम इन 5 तत्वों को संभाल लेंगे तो हमारी पृथ्वी बढ़िया हो जाएगी, हमारा जीवन शैली अच्छी हो जाएगी। हालांकि जीवन शैली अच्छी है तो ये तत्व अच्छे हैं, हमारी जीवन शैली खराब है तो ये तत्व खराब हो जाते हैं। आखिर कब तक? तो हम इन 5 तत्वों की पूजा, हमने 5 तत्वों की पूजा क्यों करी? हमारे पुरखों ने 5 तत्वों की पूजा क्यों करी? हम प्रकृति के उपासक। हिंदुस्तान का हर बच्चा, हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारे तीज त्योहार, हमारी ट्रेडिशंस, हम प्रकृति के उपासक। 5 तत्व, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व का बना शरीर। हमारा जो
शरीर है, हमारी पृथ्वी है, प्लैनेट है, पशु पक्षी हैं, इन्हीं 5 तत्वों से और इन्हीं में मिल जाते हैं। इन्हीं में पैदा होना, इन्हीं में खेलना, इन्हीं में बड़े होना और इन्हीं में मुर्दे खाक हो जाते हैं और हम चले जाते हैं। पहली बात करता हूं मैं वाटर पोल्यूशन की। हमारे पास 100% में 97% पानी मैरीन वाटर है जो पीने काबिल नहीं है। केवल 3% पानी हमको मिलता है। 2.7% पानी ग्लेशियर से आइस के रूप में जमा है, दोनों से, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हमको मिलता है केवल 0.3% या उससे भी कम पीने के लिए, और वो भी हर जगह किसी न किसी वजह से पोल्यूटेड है। ग्राउंड वाटर इज लेस prone to pollution as it passes through soil mantle which retains various contaminants due to its cation exchange capacity। जब बरसात होती है, पानी धीरे धीरे रिसते हुए जब भूतल में पानी जाता है, ग्राउंड वाटर जाता है, एक्वीफर्स में जाता है, तो साफ हो जाता है। और पृथ्वी की एक अपनी फिल्टरेशन कैपेसिटी है, साफ करने की एक क्षमता है, लेकिन हमने इतना पोल्यूट कर दिया है कि कहीं कहीं पृथ्वी भी जवाब दे चुकी है। अदर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर सेप्टिक टैंक इन हाउसेस, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, केमिकल, टैनरीज, पेपर इंडस्ट्री, सुगर, डिस्टिलरीज, फर्टिलाइजर्स एंड मैनी अदर्स। डीप वेल इंजेक्शन, माइनिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड वाटर। ये तो छोड़िए सब, रिवर्स बोरिंग करके साहब, और वो स्लज और एफ्लुएंट डंप कर दिए जाते। ये बड़ा सोचनीय विषय। ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनको कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सरफेस वाटर पोल्यूशन, मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस पोल्यूशन आर सीवेज, पोरिंग ड्रेन्स एंड सीवेज इन फ्रेश वाटर बॉडीज काज वाटर पोल्यूशन। इट इज सिवियर इन द सिटीज। मैं कानपुर शहर की बात करूं, आज गैंजेस क्लीनिंग की बात है, जाने कितने नाले अनट्रीटेड वाटर सीवेज सीधे गैंजेस में मिला दिया जाता है। आपको ध्यान हो, अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की बात करें, भारतवर्ष पहला था, इंडियंस पहले थे। बाथरूम और शौचालय और सीवेज का सिस्टम कैसे बनाया जाए, कैसे निस्तारण किया जाए, आज भी सिंधु घाटी के जो हमें अवशेष मिले हैं उसमें जाके देखें, जाके हम पहले थे इस व्यवस्था में। तो आज क्या हो गया कि हमारी सोच को क्या हो गया। Synthetic detergents used in washing and cleaning produce foam and pollute water. Industrial effluent, waste from industry containing toxic chemicals, acids, alkalis, metallic salts, phenols, cyanides, ammonia, radioactive substances, they are being dumped and causing water pollution. Agrochemicals like fertilizer containing nitrates and phosphates, insecticides, fungicides, herbicides, washed by rainwater, surface runoff, pollute water. पंजाब में, हरियाणा में इतने ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करें, जब वहाँ नवजात शिशु पैदा होते हैं तो वो ब्लू बेबीज़ कहलाते हैं। उनके दिल में छेद होता है जिससे साफ रक्त और अशुद्ध रक्त मिल जाते हैं और ब्लू बेबीज़ कहलाते हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स पंजाब और हो सकता है हरियाणा से आते हैं, क्योंकि उन्होंने केमिकल्स का अंधाधुंध इस्तेमाल करा अपनी एग्रीकल्चर में, अपनी खेती में। तो हम ठीक है, हमने केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स हैं, तो उनका उतना ही इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत। अंधाधुंध इस्तेमाल मत करें जिससे एक बैलेंस बिगड़े।
Oil spillage into seawater during drilling, shipment pollute it. Motor garages are also source of oil pollution. Waste heat from industrial discharge. जहाँ भी बॉयलर्स लगे हैं वहाँ स्टीम का दुरुपयोग होता है, स्टीम वेस्ट होती है। स्टीम को हम पानी में डालते हैं या कूलिंग वाटर में के थ्रू उसको ठंडा करते हैं। तो जब ये स्टीम पानी में मिलती है तो इसको वेस्ट हीट कहते हैं। हालांकि ये वातावरण में भी जाती होगी, तो वातावरण का एक तो पानी का तापमान, दूसरा वातावरण का तापमान बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग सही हो गया। एयर पोल्यूशन, आज जैसे मैंने आपसे बात करी, मैं आपको चित्र दिखा। पोल्यूशन इज सेड टू लेवल ऑफ हार्मफुल गैस सॉलिड्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर हाई इनफ टू अफेक्ट अदर ऑर्गेनिक बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। Pollution may be due to natural factors like forest fire, volcanic eruption, garbage in cities are being burned. जैसे मैंने आपको दिखाया कि कूड़ा जला दिया जाता है every day. It adding harmful gases to air and temperature up. जब हम कूड़ा जलाएंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, कूड़ा सड़ता है, मीथेन होगी, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, ओजोन होगी और गैसेस होंगी जो ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये ऊपर जाके एक कैनोपी बना लेती हैं, रजाई बना ली, और सूर्य की किरणों पाने तो देती हैं लेकिन रात में जाने नहीं देती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका कारण, इसका इफेक्ट होता है कि हमारे ग्लेशियर्स, हमारी बर्फ जिस पृथ्वी पे मेल्ट कर रही है और उससे समुद्र का पानी बढ़ा, तो ये सोचनीय विषय है। एट द सेम टाइम स्वीपिंग इन द स्ट्रीट, डस्ट पार्टिकल्स आर बीइंग सस्पेंडेड। आपने अगर देखा होगा तो झाड़ू पहले 8 बजे तक सफाई खत्म हो जाती थी, कूड़ा जला दिया जाता है, फिर कूड़ा जलाया जाता है, साथ में सफाई होती है। तो जो डस्ट पार्टिकल हैं टेम्परेचर के साथ सस्पेंडेड रहते हैं, वो कोलाइडल सिस्टम का पार्ट हो जाते हैं और शाम तक, रात तक सस्पेंड रहते हैं जब तक टेम्परेचर नीचे गिर नहीं जाता। सुबह फिर कूड़ा जलाया गया, फिर वो डस्ट पार्टिकल हवा में आ जाते हैं। तो बहुत जगह हमारी धूल के, हमारा जो कार्य करने का तरीका है वो गलत है। 8 बजे तक, उस समय सुबह मॉइस्चर होता है, आर्द्रता होती है वातावरण में, पहले खत्म, 8 बजे तक सफाई खत्म हो जाती थी, कूड़ा उठ जाता था। आज क्या है, 9-10 बजे सफाई होती है, उसके बाद कूड़ा जला दिया जाता है। तो डस्ट पार्टिकल हमेशा रात भर सस्पेंडेड रहते हैं, फिर वो साइकिल पूरी होती है। तो देखने का विषय है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। Countries facing a smog problem due to burning of whatever I talked with you. Primary air pollutants are harmful chemicals that are directly released from source into the atmosphere, like particulate matter, which includes both solids, particle and liquid suspension. Oil shoots are there. Black shoot is there. Lead, asbestos, sulfuric acid droplets, oxides of carbon, nitrogen, sulfur, as I talked with you, when they are meeting with moisture, they are making acids, hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid. When rains are there during the rainy season, they are coming down in the form of acidic rains. Ultimately, havoc is there. हमारे लिए, आपके लिए, वातावरण के लिए, फ्लोरा और फाउना के लिए, मॉन्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि जितने भी रॉक्स हैं, पत्थर हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। जब एसिड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और उसमें रख जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। हाइड्रोकार्बन्स लाइक मीथेन, बेंजीन is highly carcinogenic in nature. Methane is one of the second
19% contribution to global warming. Secondary air pollutants are ozone, a pollutant in troposphere closest to the earth, beneficial component in stratosphere. Second layer, sulfur trioxide, burning of fossil fuel in automobiles, domestic cooking, heating, in power stations, industries, chemical, metals and paper industries. Paper industry is highly using flora, you can say our forest. They are using papers and they are using water and chemical to higher extent, I tell you. So while we are using paper, you know the cost of paper on single paper. It is not just 5 paisa or 10 paisa. Real cost is in hundreds, I tell you. How many forests, how many flora and fauna they are destroyed. Always we talk about GDP. हम हमेशा बात करते हैं कि हमने कितनी तरक्की करी पैसों में, रुपयों में. हमने कभी ये बात नहीं करी कि हमने क्या खोया. कितने जंगलात उजड़ गए, कट गए, उपजाऊ भूमि चली गई. हमारे ट्राइबल्स भाई जो जंगलात में रहते हैं उनके घर उजड़ गए. ये किस तरह का डेवलपमेंट है? कभी हमने सोचा है हमने क्या खोया है, हमें क्या मिला है, उसमें हमने कितनी बड़ी कीमत अदा की है? जब सोचेंगे तो सोचिए मेरे दोस्तों, ने बहुत देर हो चुकी होगी, हमें सोचने का वक्त ही नहीं है. कभी सोचा ये बाढ़ क्यों आती है? आज 5 में 4 तूफान बवंडर बंगाल की खाड़ी में क्यों आते हैं? दे आर कमिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज. आज हमारी फसलों की पैदावार क्यों घट गई? बिकॉज ऑफ ग्लोबल चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज. हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज ने इस दोराहे पे खड़ा कर दिया है, चौराहे पे खड़ा कर दिया है कि कौन सा रास्ता सही है. ये इंसान को समझ में नहीं आ रहा है. समझें, बैठें, पुरखों की दी हुई नॉलेज को, अनुभव को हम फिर से देखें, फिर से पन्ने पलटे कि उन्होंने क्या कहा था. आज हम बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं. भगवान से, मजहब से जोड़ दिया गया जिससे यह परंपरा चले जाए. लेकिन आज ये रिचुअल हो गया है, त्योहार हो गया है, हमारी आदतों में नहीं शुमार हुआ. और कोई अमृता देवी नहीं पैदा हुई जिसके पूरे परिवार ने, उस गांव ने 300 लोग मारे गए थे. उन्होंने कटना मंजूर किया, खुद को कटवाना मंजूर कराया, लेकिन उन्होंने जंगलात की रक्षा करी. अगर आपको याद हो, चमेली देवी, चिपको मूवमेंट की जनक, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोगों ने अपनी जानें दी हैं, अपनी जिंदगी दी है. ये सबसे बड़ी उनके लिए समर्पण का भाव होगा कि जंगलात को, हम अपने रिसोर्सेस को, पानी को, हवा को, जमीन को महफूज करें. दुनिया को मत बदलो, अपने आप को बदल लो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी. माइनिंग एक्टिविटी, आपको मालूम है 10 ग्राम सोने की कीमत 27,000 रुपये, 37,000 रुपये या 47,000 रुपये नहीं है. कितना पानी, कितनी जमीन, कितने केमिकल्स हम खोते हैं, तब 10 ग्राम सोना मिलता है, लोहा मिलता है, प्लैटिनम मिलता है, थोरियम मिलता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मिलते हैं. तो मित्रों, हम ऐसी चीज़ों से बचें. बर्निंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, बायोफ्यूल्स, ट्रैपिकल रन फॉरेस्ट, वेस्ट ऑफ ऑल्किन्स, नेचुरल एमिशंस फ्रॉम एनिमल एंड डेकेइंग एनिमल. कहा गया अफ्रीका के जानवर
बड़ी साहब मीथेन गैस उनके ढंग से उनसे निकलती है। कभी किसने डेवलप्ड नेशंस ने अपने आप से पूछा है कि उनकी कारें कितना प्रदूषण फैलाती? तो हुम्मत किस पे? एक गरीब पे। किस पे? अफ्रीका के लोगों पे। तोहमत किस पे? मजलूमों पे, गरीब लोगों पे। तो दुनिया के अमीर लोग जिन्होंने इस, अगर हम ध्यान करें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके बाद औद्योगिकरण, यह सबसे बड़ा कारण है इस दुनिया का विनाश का कारण। टेम्पररी एयर पोल्यूशन कैन ऑकर ड्यू टू डिसास्टर्स, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, डस्ट स्टॉर्म्स, गैस लीक्स लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, हर रोज लड़ाइयाँ होती हैं, हजारों टन बारूद शोले के रूप में, पॉइजनस गैसेस के रूप में वातावरण में मिल जाती है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण का। गार्बेज बर्निंग, एज आई टॉक यू, स्वीपिंग रोड्स, गार्बेज बीइंग बर्न्ड। हम दशहरा, दिवाली फेस्टिवल्स मनाते हैं, क्या पुरखों पास कितने पटाखे, कितने क्रैकर्स थे? आज हम जिस तरह से मना रहे हैं, हैवी मेटल्स चाइनीज जो इम्पोर्ट हो रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, शिवकाशी से आते हैं। तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लाइन खींचें, लक्ष्मण रेखा खींचें कि ये हमें करना है और ये नहीं करना। स्मॉग, आउटडोर एयर पोल्यूशन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक, फॉग एंड केमिकल पोल्यूशन। 5-7 साल पहले पंजाब और हरियाणा में इतना ज़्यादा पराली जलाया गया, प्याज जलाया गया कि भूरे बादल के रूप में आसमान में इकट्ठा हो गया, जिसे ब्राउन क्लाउड कहा गया, नॉर्दर्न इंडिया। Photochemical smog is formed by chemical reactions between sunlight, unburned hydrocarbons. London and other pollutants. They are common in London, Tokyo, Los Angeles. Air pollutants are causing irritation in eyes, respiratory problems, skin allergies, immune system, headaches, mental impairment. They are also causing corrosion, acidic rain, ozone depletion, global warming, as I said. All these are the reasons of air pollution. एक बात आई जुवेनाइल आस्थमा की. इट इज अ ट्रेजिकल व्हेन पॉवर्टी एंड पोल्यूशन कमिंग टुगेदर. 1972 में जब हमारी उस समय की प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी ने उस समिट अटेंड करी स्वीडन में, उन्होंने कहा गरीबी एक सबसे बड़ा प्रदूषण, एटमॉस्फेरिक प्रदूषण, और जब लोगों की गरीबी मिल जाती है ये सबसे बड़ा अभिशाप होता है मानव सभ्यता के लिए. वो अपना इलाज नहीं करा सकता है. खता लम्हों ने की, सजा सदियों ने पाई. एक हमारी जरा सी गलती, जरा सी भूल, खता लम्हों ने की, सजा सदियों ने पाई. इस पे कभी सोचना. एक हमारी आपकी जरा सी गलती आने वाले कल को ले डूबे. To check air pollution, technology must be adopted. Public transportation system, ESPs, fabric filter, should be deployed. And plantation must be adopted in big way. Noise pollution. दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, फेस्टिवल्स हुए, जिसको कहते हैं अनवांटेड साउंड. It is an irritant and source of stress. Noise is being created by human activities. Transportation, industrial and construction, machineries, earth movers, special events like, and you can say special events are marriages. In marriages we are using high decibel orchestra. Ultimately, can you
Think of elder people living in your vicinity. They are fed up of such type of things. कोई किसी बीमारी से, कोई एज के वजह से, तो हम सबका, बच्चों के, नवजात शिशुओं पे, जानवरों पे, पशु पक्षियों पे इस हाई साउंड का बड़ा गलत असर पड़ता। पहले भी मैंने बात करा, क्वाइट विस्पर 30 डेसिबल एंड जेट इंजन इसका भी 130 डेसिबल। तो हम ध्यान रखें, पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे क्या है? एक तो डस्ट बैरियर है, विंड बैरियर है, लाइट बैरियर है, साउंड बैरियर्स हैं। इन सब के साथ हमें ढेर सारी ऑक्सीजन, ढेर सारी ऊर्जा, फल, भोजन। एक नॉर्मल पेड़ हमें करीबन अपने जीवन में वो 2 करोड़ रुपए की वैल्यू जो हमको देता है। एक नॉर्मल पेड़, एक पेड़ 6 एसी के बराबर कूलिंग देता। पेड़ काट देंगे, कूलिंग नहीं होगी। लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे तो घर पे फर्क पड़ेगा। थर्मल पोल्यूशन, एज आई टॉक्ड यू, व्हेन waste heat is added in water which can cause undesirable change. जहाँ भी बॉयलर इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो पावर प्लांट हो, रिफाइनरीज हो, फर्टिलाइजर्स हो, स्टील्स हो, प्लांट्स हो, सब जगह स्टीम वेस्ट होती है और एयर में मिल जाती है। इससे क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये वेस्ट होती है, इसको पानी में मिला दिया जाता है और एयर में मिला दिया जाता है, जिससे तापमान बढ़ता है। इसके असर क्या है? डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज डिक्रीज, टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट्स, केमिकल इन इफ्लुएंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंपोजिशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना changes because species are sensitive to increasing temperature. Metabolism or organism with the rise. तो ये हम तापमान को चेक करें, स्टीम वेस्ट न जाए, इससे हमारे रिसोर्सेज पे चेक होगा और हम ये कोशिश करें कि उनका टेम्परेचर कम करके तब हम पानी में मिलाएं। माइग्रेशन, इट आल्सो किल्स यंग फिशेस, जो बच्चे हैं फिशेस के छोटे छोटे, वो मर जाते हैं। और दूसरा, माइग्रेशन इज डिस्टर्ब ड्यू टू क्रिएशन ऑफ हीट जोन्स। कंट्रोल ऑफ थर्मल पोल्यूशन, रिलीज ऑफ वाटर इन कूलिंग पॉन्ड्स, यूजिंग ऑफ स्प्रे पॉन्ड्स, कूलिंग टावर्स का यूज़ करें। देन नेक्स्ट category is marine pollution. Sea has become dumping place for the garbage all over the world. Rivers are bringing pollutants from their vicinity neighborhood. देखिए, जैसा मैंने आपसे बताया, रिवर्स भी हमारे डंपिंग ग्राउंड हो गए हैं। किस लिए? केमिकल्स के लिए। इंडस्ट्री अपना केमिकल्स डंप करती है, सीवेज है, गार्बेज है, सिटी गार्बेज है, दे आर बीइंग डंप्ड इन द रिवर्स. Ultimately, they are coming, such type of waste is coming into the sea. So, rivers are polluted, ultimately sea is polluted. Catchment area of seas where hotels, agriculture, industries are established. सी शोर से पहले 500 मीटर तक कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी निर्माण बैन था। फिर कुछ सरकारों ने उसे 300 मीटर तक कम कर दिया। जो मैन मेड एक्टिविटी है, ये शीश समुद्र के लिए घातक है। शिप ब्रेकिंग एट अलंग, ऑयल ड्रिलिंग एंड शिपिंग आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैरीन पोल्यूशन। ऑयल ड्रिलिंग में ऑयल निकलेगा, गैसेस निकलेंगी, अल्टीमेटली वो सी वाटर में मिलेंगी। या जो शिप्स होते हैं, टैंकर्स होते हैं, क्रूड ऑयल टैंकर्स होते हैं, उनका स्लिक है, शिप्स का भिड़ जाना, कोलिजन होना। अगर हम ईरान इराक की बात करें और अभी भी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं,
इस दौरान शिप्स का इस्तेमाल होना, जब ऑयल मिलता है तो उसकी एक लेयर पानी के ऊपर बन जाती है, जिससे हमारी फिशेस, फ्लोरा और फाउना है, पक्षी हैं, वो सब प्रभावित होते हैं। Rivers are linked with ocean, bringing sewage, chemicals, surfactants, agrichemicals, waste heat, metallic waste, plastics, radioactive waste, bacteria, viruses। और एक इससे सबसे बड़ी बात है, मेरीन पोल्यूशन से कोरल रीफ्स इफेक्ट होती हैं। कोरल रीफ्स हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह है जो इफेक्ट होते हैं। मीजर्स टू चेक, मैरीन पोल्यूशन को चेक कैसे करें। टेरी दिल्ली ने एक बैक्टीरिया डेवलप करा आज से 10 साल पहले, विच ईट्स ऑयल एंड कन्वर्ट इट इनटू biodegradable matter. It can be applied where soil and land are affected due to oil. Pollution must be checked at source in the rivers, seashores and catchment area. International shipping conventions, rules and regulation must be strict on marine pollution. Mangroves must be maintained. एक खारे पानी में, साल्टी वाटर में, साल्टी ज़मीन में एक पौधा उगता है शीशोर्स के किनारे, जिसे हम मैंग्रोव्स कहते हैं। अगर हम मैंग्रोव्स की बेल्ट बनाएं और इसके साथ और भी पौधे लगाएं तो इससे कहीं ना कहीं मैरीन पोल्यूशन रुकेगा और शीशोर्स भी हमारे महफूज रहेंगे। सॉइल पोल्यूशन, सॉइल इज अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट which is being formed by weathering of rocks. Organic matter like agri waste, leaves or any perishable items are added. They make it suitable for living organisms. अब सब आप देखिए, dumping of domestic and industrial waste make earth and soil polluted. अब इससे क्या होता है, इसकी पृथ्वी की सॉइल की उर्वरा शक्ति, एलुवियल सॉइल अफेक्ट होती है। किचन वेस्ट है, गार्बेज है, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल कैंस, ग्लास लाइक पेंट, वार्निशेस, दे आर बीइंग डम्प्ड। Chemicals released from waste and bacteria sludge from sewage are harmful and toxic. Effluents from industry like paper and so many other industries, they are discharged into the soil and water. Thermal power plants are dumping fly ash is in a very large quantity in the soil. Fly ash, जहाँ पावर प्लांट्स हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है फ्लाई ऐश की। तो फ्लाई ऐश को हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इस्तेमाल करें, रोड बनाएं, हालांकि हो रहा है, ऐसा नहीं है। फ्लाई ऐश की हम ब्रिक्स बनाएं और इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्लाई ऐश के भी अपने कुछ एहतियात होने चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल हैं। फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे एयर में आएंगे, हमारे ब्रीदिंग एयर में आएंगे, अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ एंड लाइफ। हम खेती करते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड, फंजीसाइड्स, केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसका असर क्या होता है कि हमारी सॉइल पे फ़र्क पड़ता है, सॉइल की हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। पेस्टिसाइड्स आर परसिस्टेंट इन नेचर, आर क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन इंसेक्टिसाइड लाइक DDT, SCH, एंडेराइन, लिंडेन, हेप्टाक्लोर, इंडोसल्फान। रेसिड्यू ऑफ दीज पेस्टिसाइड इन द सॉइल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट अंडर टेम्परेट कंडीशंस। अब इसमें साथ क्या है, मेटल्स हैं, कैडमियम, आर्सेनिक है, मरकरी, क्रोमियम, लेड हैव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड बायोसिस्टम। जब ये सॉइल में आएंगे तो पानी में भी आएंगे, वाटर की साइकिल में आ जाएंगे और वो कहीं ना कहीं फूड चेन में होंगे। हम भी उन्हें पानी में लेंगे या फूड चेन में हमारे आएंगे। अल्टीमेटली हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी हेल्थ है, अफेक्ट होती है। रेडियो एक्टिव मैटर्स
जब हम उनको भी डंप करते हैं, लेबोरेटरीज में है, रिएक्टर्स से है, इंडस्ट्री से जो रिलीज होते हैं तो अर्थ में जाते हैं। जैसे यूरेनियम है, स्ट्रॉन्शियम है, रेडियम है, थोरियम, आयोडीन, सीजियम रिलीज डिवाइसेस, explosion in laboratories. The soil emit radioactive rays. Soil pollution affects human being, livestock, biosystem, food cycle. Unchecked use of fertilizers and chemical in Punjab, Haryana is region of large number of cancer patients. Ground matter is contaminated, which affect water cycle and food chain. Nuclear hazards. Radioactive substances are present in nature, undergo for natural decay until reached to their stable isotopes. But because of man-made activities, we are using reactors, radioactive power stations, or you can say nuclear power stations. So somewhere they are released. It is not 100% foolproof. So they also release cosmic rays, nuclear fallouts, cosmic rays. Radioactive sources are natural and pathogenic activities. Cosmic rays, soil, rocks, air, water, and food. Nuclear fallouts, reactors, power plant, accident, X-ray, diagnostic kits, test laboratories are also source of radioactive substances and elements. Effects of radiation. Genetic damages are caused by radiations which affect DNA, genes, and chromosomes. Damages are seen in the siblings and next generation of human beings and animals. Chernobyl disaster in our memory not to be ignored. अगर हम ध्यान दें, नागासाकी और हिरोशिमा में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को बम गिराए गए थे और आज भी वहाँ की जनरेशन्स न्यूक्लियर फॉलआउट से ग्रसित हैं. Nuclear radiations also damage environment during mining activities. It enters into water cycle, food chain, and ultimately affecting humans and animals. How to control it? It needs due diligence. Human errors have no place. Once mistakes are committed, we have to face aftermath effects of nuclear fallout. No way. The decision of nuclear energy is not safe solution. It's okay. It is safest one. But once you are committing error in case of any human error, it can bring disaster just like Chernobyl. Chernobyl दुनिया का सबसे सेफर रिएक्टर था, लेकिन गलती हुई और हमने वहाँ के लोगों ने अंजाम देखा. इन शब्दों के साथ मैं इसके साथ इस पोल्यूशन के लिए जो मैन मेड है या नेचुरल है, हमारी एक्टिविटीज़ के द्वारा हो रहा है, इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है. पहली बात, हम अपने रिसोर्सेज को, मैं बात करूंगा यूज़, रीयूज़, रिसाइकिल, रिचार्ज एंड रेस्पेक्ट आवर रिसोर्सेज. ऑलवेज adopt green technology, green products. Plantation in a big way, mangroves and seashores. Check pollution at source. सबसे बड़ी बात होगी अगर हम pollution को एट सोर्स पे, सीवेज की समस्या एट सोर्स में. हालांकि कुछ इंडस्ट्री सामने आ रही, सीवेज का पानी, जो सीवेज उसको रिसाइकिल कर रही हैं, अपने यहाँ इरिगेशन में, प्लांटेशन में, कूलिंग टावर में इस्तेमाल कर रही हैं.
इससे पानी ही नहीं बचेगा, हमारा पैसा बचाएंगे, फ्लोरा और फौना बचेगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे। कूलिंग टावर में बहुत ढेर सारा पानी इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में ढेर सारा, पेपर में ढेर सारा पानी इस्तेमाल है। तो हम ये पानी क्यों ना बचाएं? आज ये पंजाब का एग्री वेस्ट है, अगर हम इसी को छोटे छोटे पावर प्लांट्स लगा के, ये पराली और ये एग्री वेस्ट है, ये गन्ने का वेस्ट है, हम इस्तेमाल करें तो जाने कितने पावर प्लांट्स चल जाएंगे। एक घटना है देहरादून की या उत्तरांचल की, वहाँ पाइन ट्री हैं, पाइन नीडल्स, दे डोंट रॉट, दे डोंट डिस्ट्रॉयड, और वो एक बहुत बड़ा कारण होते हैं फॉरेस्ट फायर का। उनमें रेजिन्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं। तो जैन ब्रदर्स ने क्या किया, उन नीडल्स को कलेक्ट किया, उसका पाउडर बनाया, आज वो 12 मेगावाट का पावर प्लांट चला रहे हैं। तो इस तरह की हरियाणा या पंजाब में ये चीज़ें, इस तरह के प्लांट्स लाए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा, बरसात का पानी हम बचाएं, ज़मीन में जाए, पेड़ पौधे लगाएं, वाटर हार्वेस्टिंग करें, रिसाइकिल करें। हम सबसे बड़ी बात है कि हम कूड़े को न जलाएं, कूड़े का निस्तारण करें। हम जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो झोले का इस्तेमाल करें। वो दादी माँ के पुराने नुस्खे, पुरखों के पुराने नुस्खे हमें फिर जिंदा कर देंगे, फिर खड़ा कर देंगे। जो उनकी जीवन शैली है उनको नकारें नहीं, उनको स्वाभिमान के साथ अपनाएं। स्वाभिमान के साथ जो हमारे पुरखों ने किया, उनकी जीवन शैली को अपनाएं, नई तकनीक अपनाएं, ग्रीन तकनीक अपनाएं, जो हमारी सभ्यता के लिए, आने वाले कल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ठीक हो, महफूज कर। एक मैं बात करूंगा, कैफी साहब का एक शेर है, कोई तो कर्ज उतारे, कोई तो उधार, कोई तो सूद, और वो कर्ज उतारे उस इनकलाब का जो आज भी बाकी। हमारे पुरख जंगे आज़ादी में मारे गए, जाने और अनजाने, इतिहास दर्ज हुए नहीं दर्ज हुए, हमको एक ऐसा भारत दे थे, कम से कम प्राकृतिक संपदा से हम खुशहाल थे। तो इन 70 सालों में हमने कहीं ना कहीं कुछ खोया भी है। तो हम सबको साथ लेके चलें, अपनी प्राकृतिक संपदा को, इन 5 तत्वों को, प्रकृति के 5 तत्वों को, तभी उन पुरखों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हमने ऐसा भारत बनाया जिसमें फ्लोरा है, फौना है, तितली भी है, गौरैया भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है। हम साथ चलेंगे, सुख में दुख में एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। एक अकेला थक जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाएंगे। हम कभी ना थकेंगे अपने भारत के लिए, आने वाले कल के लिए। इन शब्दों के लिए साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।